हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की साइंस बुक का 7 चैप्टर विच इज वर्षा, गर्जन एवं तड़ित। चलिए स्टार्ट करते हैं। मौसम प्रतिदिन आपको प्रभावित करता है और यह आपके चारों ओर होता है। लोग घरों को बनाते हैं, कपड़ों को पहनते हैं और फसलों को उगाते हैं और काम करते हैं और जिस प्रकार खाली समय गुजारते हैं, और ये सभी मौसम द्वारा निर्धारित होते हैं। वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कई कारकों की पारस्परिक क्रिया का कारण मौसम ही होता है, और वायुमंडलीय कारक जो मौसम के कारण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये ताप, ऊर्जा, हवा, दाब, पवन और आर्द्रता है। और यह सच है कि मनुष्य भी इनमें से कुछ कारकों का उत्तरदायी है और इन्हें प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात आदि। वायुमंडल क्या होता है? पृथ्वी हवा के साथ हमारे चारों ओर घूमती है। चारों ओर की हवा को वायुमंडल कहा जाता है, और वायुमंडल के कारण हम पृथ्वी पर मौसम पाते हैं, और मौसम में परिवर्तन के कारण है पवन, तूफान, वर्षा, गर्जन और तड़ित। पवन क्या होता है? पवन पृथ्वी पर जीवन के लिए वरदान है। पवन हवा को बोलते हैं, लेकिन शक्तिशाली पवन अभिशाप है। जब हवा गर्म होती है तो इसका घनत्व घट जाता है और गर्म हवा ऊपर उठकर कम दाब का क्षेत्रफल उत्पन्न करती है, और ठंडी और सघन वायु उच्च दाब क्षेत्र उत्पन्न करती है तथा गर्म वायु के नीचे गति करती है, और इसलिए हवा उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर चलती है, और हवा की इस गति द्वारा पवनें उत्पन्न होती हैं। उच्च दाब साफ मौसम के लिए होता है और निम्न दाब के कारण वर्षा, बर्फ और अन्य खराब मौसम होते हैं। पवन के प्रकार होते हैं। पवन मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक स्थानीय पवन, जो पवन किसी भी दिशा से बहती है और कम दूरी तय करती है, उसे स्थानीय पवन कहते हैं, और दिन के समय में भूमि जल की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाती है। और गर्म भूमि गर्म भूमि के संपर्क में आने पर हवा भी जल की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाती है। जैसे ही गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है तो उस स्थान को भरने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी हवा आ जाती है, और हवा का समुद्र से भूमि की ओर बहना समुद्री समीर कहलाता है। रात के दौरान पृथ्वी जल से जल्दी ठंडी होती है, और इस समय समुद्र के ऊपर की हवा भूमि के ऊपर की हवा से गर्म होती है, और यह गर्म हवा समुद्र से ऊपर उठने लगती है, और भूमि की ठंडी हवा समुद्र की ओर उस स्थान को भरने के लिए बहने लगती है, और इस प्रकार भूमि से समुद्र की ओर हवा का बहना स्थल समीर कहलाता है। भूमंडलीय पवन क्या होता है? भूमंडलीय पवन पृथ्वी की सतह का आसमान ताप भूमंडलीय पवन तंत्र कहलाता है बनाता है, और वर्ष में अधिकांश समय तक सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, जिससे वहां की भूमि जल्दी गर्म हो जाती है। और ध्रुवीय क्षेत्र सूर्य से तिरछी किरणें प्राप्त करते हैं, इसलिए ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान उसके निकट की भूमध्य रेखा के क्षेत्रों से कम होता है, और ध्रुवों के धरातल पर हवा ठंडी हो जाती है और भूमध्य रेखा के चारों ओर घूमती है। यह गति संचरण हवा का भूमंडल प्रतिरूप बनाती है, और उत्तरी गोलार्ध में पवन दाई ओर मुड़ती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन बाईं ओर मुड़ती है। पवनों की गति किस प्रकार होती है? पवनें आगामी मौसम की सूचक होती हैं, और कुछ पवनें बहुत ही ज्यादा शांत और कुछ बहुत तीव्र और शक्तिशाली होती है। इसलिए पवनों की गति मापना बहुत महत्वपूर्ण है। पवनों की गति को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को पवन मापी कहते हैं, और इसमें इसकी भुजा के अंत में पर्वत शिखर के आकार के 3 या 4 धातु के टुकड़े जुड़े होते हैं, और ये पवन चलने से अधिक तेज घूमते हैं। और पवन गति को पवन मापी से जुड़े एक मीटर में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ये देखिए आप, एनीमोमीटर है और ये है आपका वात सूचक। तो ये एनीमोमीटर होता है। पवन गति को पवन मापी से जुड़े एक मीटर से रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और पवन गति के पैमाने को ब्यूफोर्ड पैमाना कहते हैं। और ब्यूफोर्ड पैमाने पर पवन की गति 4 से ऊपर समीर, 8 से ऊपर तेज पवन तथा 11 से ऊपर उससे ऊपर तूफान कहलाती है। पवन की दिशाएं किस प्रकार होती हैं? ये दिशाएं हैं पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर,
स्थल समीर भूमि से समुद्र की ओर बहती है और पवन की दिशा वह दिशा होती है जिस ओर से वह बहती है। उदाहरण के लिए उत्तरी पश्चिमी पवन उत्तर पश्चिम की ओर से बहती है। पवनवाद सूचक एक धातु की वस्तु जिसे ऊंचे स्थान पर रखा जाता है, विशेषकर इमारतों के ऊपर, जो आसानी से पवन के साथ घूमकर दिखाता है कि पवन किस दिशा में चल रही है। तो इससे पता लगता है कि पवन किस दिशा में चल रही है इस वाद सूचक से। आप घर पर भी ये वाद सूचक बना सकते हैं। एक्टिविटी दी हुई है आपको, आप इसे पढ़ेंगे। मानसून पवन पर वर्षा लाती है। बादलों द्वारा वर्षा होती है और पक्षी और अन्य जंतु भी वर्षा का आनंद लेते हैं। वर्षा तब तक अच्छी होती है जब तक ये खेतों की सिंचाई, नदियों को भरने और झरनों के चलने के लिए काफी होती है। अधिक वर्षा के कारण बाढ़ आती है और प्रकृति में जल चक्र के दौरान होने वाले वाष्पीकरण और संघनन के कारण वर्षा होती है। तूफान वायुमंडल में वायु के तीव्र वेग को तूफान कहते हैं और यह अचानक वायु दाब में परिवर्तन तथा वायु के तीव्र वेग को दर्शाता है। तूफान मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। एक गरज वाला तूफान, चक्रवात और बवंडर बवंडर चक्रवात को प्रचंड तूफान अथवा हरिकेन भी कहा जाता है। और गरज वाले तूफान का निर्माण मेघपुंज से होता है और भूमि पर अत्यधिक गर्म क्षेत्र में जब हवा तेजी से गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है तो उस स्थान की ओर ठंडी हवा दौड़ती है और गर्म हवा के चारों ओर फैल जाती है, जिससे इस प्रकार के बादलों का निर्माण होता है। मेघपुंज का ऊपरी सिरा समताप मंडल के नीचे तक पहुंच जाता है और बादलों के अंदर गर्म एवं आर्द्र वायु तेजी से ऊपर उठती है और इससे जलवाष्प तेजी से संघनित होकर पानी की नन्ही बूंदों में बदल जाती है, जो जमकर बर्फ के छोटे टुकड़े बन जाते हैं। और ये संघनन और हिमीकरण के दौरान ऊर्जा की भारी मात्रा छोड़ते हैं। यह ऊष्मीय ऊर्जा उच्च गति से हवा को ऊपर धकेलती है। इसके परिणाम स्वरूप इससे बहुत तेज बादलों के गरजने की आवाज उत्पन्न होती है, जो पराध्वनिकी विमानों की ध्वनि के समान होती है और गरज से तूफानों के साथ भारी वर्षा एवं तेज गति की पवनें चलती हैं, जो कि कमजोर मकानों, दुर्बल जड़ों वाले पेड़ों, तराई की हुई फसलों को हानि पहुंचा सकती हैं तथा भयंकर बाढ़ ला सकती हैं। ओलावृष्टि क्या होता है? कभी कभी तूफानी बारिश के साथ बर्फ के क्रिस्टल गिरकर गर्म वायु के संपर्क में आते हैं और इस प्रक्रिया में जल की बूंदें क्रिस्टल पर जमकर उसे बड़ा बनाती हैं। ये क्रिस्टल अनेक बार ऊपर तथा नीचे उछलने से आकार में बड़े और भारी होकर धरातल पर गिरते हैं और ये बड़े क्रिस्टल ओले तथा ओलों की वृष्टिपात की क्रिया ओलावृष्टि कहलाती है। ये ओलों की कंडीशन है और ये चक्रवाती तूफान है। चक्रवाती तूफान विशेष परिस्थितियों में कुछ गरजते तूफान भयंकर रूप लेकर घुड़ वायु वाले तूफान बन जाते हैं और वायु के अगोगामी अधोगामी गरजते कपासी बादल के तल से चक्रवात उत्पन्न कर देती है और इस चक्रवात वाली वायु के नीचे के क्षेत्र में वायु दाब कम होता है और जब यह कम वायु दाब वाला क्षेत्र धरातल को छूता है तो यह विकराल निर्वात मार्जक के समान कार्य करता है और धूल मिट्टी पेड़ पशु मनुष्य इमारतें आदि इसमें समाकर तीव्र गति से इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगती है। चक्रवाती तूफान अधिक समय न रहकर कुछ मिनटों के लिए आता है, लेकिन इस अवधि में यह भयंकर क्षति पहुंचा सकता है। ये चक्रवाती तूफान है। और हरिकेन हरिकेन क्या होता है? हरिकेन पृथ्वी पर सबसे बड़ा तूफान है। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में तूफानों को बताने के लिए हरिकेन शब्द का प्रयोग करते हैं। चीन में इन तूफानों को प्रचंड तूफान और समुद्री महासागर में इन्हें चक्रवात कहते हैं। इसकी सर्वप्रथम उत्पत्ति अटलांटिक महासागर भूमध्य रेखा से सटे उत्तर के उष्णकटिबंधीय गर्म जल से होती है और इस समय समुद्र की सतह का तापमान सबसे अधिक होता है और गर्म हवा इसके ऊपर की हवा को गर्म करती है और ऊपर की ओर वायु तुरंत उत्पन्न करती है और इसके कण उत्तरी गोलार्ध में कम दाब वाले केंद्र के चारों ओर वायु तीव्र वेग से उत्तरावर्त दिशा में चक्कर लगाती है और इसे
उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में वायु की गति दक्षिणावर्त होती है और समय गुजरने के साथ साथ और अधिक गर्म हवा केंद्र की तरफ खिंचती है और यह हवा ऊपर उठकर फैलती है तथा ठंडी होकर चक्रवात के रूप में वापस लौटती है। गर्म हवाओं की अपेक्षा ये हवाएं अधिक ऊर्जा के साथ तेज चलती हैं और जब इन हवाओं की गति 117 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाती है तो इस तूफान को हरिकेन कहते हैं और यह हरिकेन कई सौ वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैला होता है और इस तूफान का मध्य क्षेत्र बादल रहित एवं शांत होता है और शांत क्षेत्र तूफान का केंद्र आई कहलाता है और तूफान के केंद्र के चारों ओर प्रचंड हवाएं चलती हैं। हरिकेन चक्रवाती तूफान के समान शक्तिशाली नहीं होते लेकिन हरिकेन इतना विशालकाय होता है कि यह एक बड़े क्षेत्र को क्षतिग्रस्त कर सकता है। छतों का उड़ जाना। तो स्विस वैज्ञानिक डैनियल बर्नौली ने खोज की कि हवा की धारा के घूमने पर लगने वाला दाब चारों ओर घूमती हवा पर लगने वाले दाब से कम होता है और दूसरे शब्दों में हवा की गति जितनी तीव्र होगी उतना ही वह अपने आसपास कम दाब डालेगी और आसपास की हवा की अपेक्षा गतिशील वायु की धारा में दाब कम होता है और अतः छत के ऊपर की अपेक्षा छत के नीचे का वायु दाब अधिक होता है जिसके कारण छत को बहती हवा में ऊपर की ओर धक्का लगता है तथा तूफान में छत उड़ जाती है। तो ये तीव्र तूफान में छत का उड़ने का ये रीजन होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।